हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से जो है फिजिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो इसमें पहला टॉपिक यहाँ पर लिया गया है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो इसके लिए पहले आप फिगर ध्यान दीजिए। फिगर की सहायता से इसे आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको एक पारदर्शी माध्यम दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम दिया गया है और इस पर यहाँ पर ये एक अभिलंब खींच दिया गया है। इस पारदर्शी माध्यम में यहाँ पर ये अभिलंब खींच दिया गया है। तो अब मान लीजिए आप यहाँ पर जो ये माध्यम है आपका, ये है विरल। यहाँ पर ये माध्यम है आपका विरल और जो दूसरा माध्यम है ये आपका यहाँ पर है सघन। तो एक माध्यम यहाँ पर विरल है और दूसरा माध्यम यहाँ पर सघन है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक और पारदर्शी तल लिया गया है इस प्रकार से और इस पर भी यहाँ पर अभिलंब खींच दिया गया है इस प्रकार से। और इसमें जो है यहाँ पर ये वाला माध्यम अब की बार सघन है, यानी कि यहाँ पर उसके विपरीत है। ये माध्यम आपका सघन है और ये माध्यम आपका यहाँ पर विरल है इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर इस वाले फिगर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए ये आपका पहला फिगर है यानी कि चित्र नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका फिगर नंबर 2। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप इस फिगर नंबर 1 में, जब यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आएगी और इस प्रकार से इस बिंदु पर आपतित होगी या फिर आप बोल सकते हैं इस बिंदु पर जो है आके टकराएगी इस प्रकार से। और इसके बाद जो है यहाँ पर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो इस प्रकार से जाएगी, यानी कि ये किरण ध्यान दीजिए जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो इस प्रकार से यहाँ पर जाएगी। अब इसके बाद आप फिगर नंबर 2 में ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो है आके इस बिंदु पर टकराती है, यानी कि इस बिंदु पर जो है यहाँ पर आपतित हो रही है इस प्रकार से। और इसके बाद जब यहाँ पर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अब की बार ये किरण जो है इस प्रकार से जाएगी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। अब इन दोनों फिगर में पहले आपको अंतर समझना है, तो फिर आप यहाँ पर जो है इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये वाला कोण बन रहा है इसे बोलते हैं आपतन कोण और इसे प्रदर्शित करते हैं I से। इसके अलावा ये कोण जो बन रहा है इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण और इसे प्रदर्शित करते हैं R से। इसी प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा यहाँ पर अपवर्तन कोण। इसके अलावा आपको बता दिया गया है इसे बोलते हैं अभिलंब, ये यहाँ पर है अभिलंब। ये जो किरण है इसे बोला जाता है आपतित किरण, इससे बोलते हैं आपतित किरण। इसके अलावा ये जो किरण इधर निकल रही है बाहर इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। सेम उसी प्रकार से इसमें भी ये हो जाएगी आपकी आपतित किरण और इसके बाद ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। और इसके अलावा ये हो जाएगा अभिलंब और इसके अलावा जहाँ पर ये किरण टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, यानी कि यहाँ पर ये जो बिंदु होगा ये होगा आपका आपतन बिंदु। इसमें भी ये जो बिंदु होगा इससे बोला जाएगा आपतन बिंदु, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपतन बिंदु, ये हो जाएगा आपतन बिंदु इस प्रकार से। अब इन दोनों के अंतर को समझिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो इसका पहला माध्यम था विरल था और जो दूसरा माध्यम था वो सघन था। इसमें ध्यान दीजिए पहला माध्यम आपका सघन था और दूसरा माध्यम यहाँ पर विरल था। इसमें ध्यान दीजिए जब प्रकाश किरण यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये आपका अभिलंब है।
और ये किरण ध्यान दीजिए इस अभिलंब की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अगर ये किरण जाती तो इस प्रकार से इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जाकर अभिलंब की ओर झुक गई है। उसी प्रकार से आप दूसरे वाले फिगर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये किरण जब इस बिंदु पर आपतित हुई तो आपतित होने के बाद अब की बार ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है अभिलंब से दूर हट रही है, यानी कि अगर इस किरण को जाना चाहिए था तो वो इस प्रकार से जाती, लेकिन ये जो है इस बार अभिलंब से दूर हट गई। दोनों में अंतर क्या है, इसमें ध्यान दीजिए जो पहला चित्र है इसमें किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है और दूसरे वाले चित्र में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो अंतर तो पहले तो आपको यही समझना है यहाँ पर कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर किरण यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। ये इन दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर मेन परिवर्तन क्या हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो प्रकाश किरण आ रही थी एक में अभिलंब की ओर झुक गई और दूसरे में अभिलंब से दूर हट गई, यानी कि उसने जो है अपना मूल पथ छोड़ दिया है, यानी कि उसका मूल पथ जो है यहाँ पर परिवर्तित हो गया है। यही पॉइंट है। तो आप बता सकते हैं जब भी प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि उसका जो मेन रास्ता था वो उससे हट जाएगी, चाहे तो वो दूर हट जाए या फिर उसकी ओर झुक जाए, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाए। तो यहाँ पर जो है उसका मूल पथ जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो जो है अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर आप बताएंगे कि जब प्रकाश की कोई किरण या फिर बोल सकते हैं जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आप यहाँ पर इसे दूसरे प्रकार से बता सकते हैं। दूसरे प्रकार से किस प्रकार बताएंगे, अब ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ पर फिगर नंबर 1 को ध्यान दें तो आप बता सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके अलावा फिगर नंबर 2 के अनुसार बता सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप इस प्रकार से भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला नियम। तो पहला नियम समझने के लिए आप फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बताई गई है आपको
आपतित किरण। इसके अलावा ये आपको बताया गया है आपतन बिंदु, ये होता है आपका आपतन बिंदु। और इसके अलावा ये होती है अपवर्तित किरण। ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि आपतित किरण, इसके अलावा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब जो है, ये सभी जो है एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम आप यहीं पर बताएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। तो ये हो जाएगा अपवर्तन का पहला नियम। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अपवर्तन का दूसरा नियम। दूसरा नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अभी से नोट कर लीजिए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, ये अक्सर जो है पेपर में रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए फिर आप फिगर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका है पहला माध्यम, यहाँ पर ये दिया गया पहला माध्यम और ये है आपका दूसरा माध्यम। तो पहले माध्यम में बन रहा है आपका आपतन कोण, यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है आपको आपतन कोण यानी कि I। और यहाँ पर दूसरे माध्यम में क्या बन रहा है, अपवर्तन कोण यानी कि R। तो जब भी कोई एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम में जो आपतन कोण बना हुआ है उस आपतन कोण की ज्या, इसके अलावा दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण बना है उसकी ज्या, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ज्या का मतलब होता है साइन, ये याद रखिएगा। यहाँ पर अगर कहीं साइन लिखा है तो इसका मतलब होता है ज्या। तो वही बोला गया है आपतन कोण की ज्या, इसका मतलब साइन आई। इसके अलावा अपवर्तन कोण की ज्या, इसका मतलब साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा। ये जो है अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर किस प्रकार से अब अपवर्तन का आप दूसरा नियम लिखेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बताएंगे इसमें कि जब एक वर्णी प्रकाश की कोई किरण, एक वर्णी प्रकाश की कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम में निर्मित, पहले माध्यम में निर्मित आपतन कोण की ज्या, निर्मित आपतन कोण की ज्या तथा दूसरे माध्यम में निर्मित, दूसरे माध्यम में निर्मित अपवर्तन कोण, दूसरे माध्यम में निर्मित अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस नियम को बता सकते हैं।
इसके अलावा बता सकते हैं यहाँ पर कि इस नियतांक को जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर, अतः ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन आई बट्टे साइन आर बराबर आप बता सकते हैं यहाँ पर नियतांक यानी कि कांस्टेंट। इस प्रकार से यानी कि साइन आई ये जो है पहले माध्यम में निर्मित आपतन कोण था, इसकी ज्या हो जाएगी। आर जो है दूसरे माध्यम में निर्मित अपवर्तन कोण था, उसकी ज्या हो जाएगी। इन दोनों का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को क्या बोलते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन आई बट्टे में हो जाएगा साइन आर बराबर आप लिख सकते हैं 1n2। इस प्रकार से यहाँ पर याद रखिएगा 1n2 इसका मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। या फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर 1n2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं n2 बट्टे n1। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसे जो है स्नेल का नियम भी बोला जाता है, यानी कि ये जो नियम आपने पढ़ा है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो है इसे स्नेल का नियम भी बोला जाता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसे जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं। इससे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर इसके बराबर और भी बता सकते हैं। अगर आवृत्ति के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं ν1 बट्टे ν2। इसके अलावा अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि λ1 बट्टे λ2, यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर का मान जो है वो यहाँ पर n2/n1 के बराबर होता है। इसके अलावा ν1/ν2 ये यहाँ पर होती हैं आवृत्तियाँ। इसके अलावा λ1/λ2 के बराबर भी होता है, ये होता है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य। तो ये सभी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ν1 व ν2 की, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में कि प्रथम व द्वितीय माध्यम में प्रकाश के किरण की आवृत्ति, प्रकाश के किरण की आवृत्ति। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बात करें λ1/λ2 की, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं λ1 व λ2। इसके बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पर प्रथम व द्वितीय माध्यम में प्रकाश के किरण की तरंग दैर्ध्य और इसके अलावा यहाँ पर आपने n2 और n1 के बारे में पढ़ा है। n2 यहाँ पर द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक होता है और n1 जो है प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर n1 व n2। इसके बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पर प्रथम व द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक
इसके अलावा 1 and 2 इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें नोट। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि अपवर्तन की घटना में जो है प्रकाश की चाल, इसके अलावा तीव्रता, आयाम और तरंग दैर्ध्य ये सभी जो है बदल जाते हैं, यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो कभी भी बदलती नहीं है, यानी कि वो अपरिवर्तित रहती है। तो पहला मुख्य पॉइंट आप यही यहाँ पर लिखेंगे कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तीव्रता, आयाम और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा मुख्य पॉइंट, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन की घटना में आपको दो माध्यम बताए गए, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो अधिक होती है, इसके अलावा जो है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अर्थात प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर, अतः प्रकाश की चाल प्रोपोर्शनल टू 1/, अपवर्तनांक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर बताया गया कि प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये है कि अपवर्तनांक अधिक होगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, लेकिन अगर अपवर्तनांक यहाँ पर कम हो जाएगा तो प्रकाश की चाल जो होगी वो अधिक हो जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रकाश की चाल, इससे आप मान लीजिए v से प्रोपोर्शनल टू 1/n, v यहाँ पर प्रकाश की चाल है, n अपवर्तनांक है और यहाँ पर लगा है प्रोपोर्शनल टू। जब इसे आप हटाएंगे तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से लिख सकते हैं आप, इसे ऐसा लिख सकते हैं v1/v2 बराबर जब लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/n1/n2। तो n2 पलट के ऊपर आ जाएगा, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं n2/n1, इस प्रकार से। इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो v1 है इसे आप मान लीजिए माध्यम में प्रकाश की चाल, इससे आप लिखेंगे यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल, और इसके बाद यहाँ पर आप लगा दीजिए बट्टे में दिया गया v2, इसका मतलब मान लीजिए आप निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल,
प्रकाश की चाल बराबर, अब ध्यान दीजिए V1 को आपने क्या माना था, माध्यम में प्रकाश की चाल, और V2 को क्या माना था, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो उसी प्रकार से N2 जो होगा ये निर्वात का अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे निर्वात का अपवर्तनांक, और बट्टे यहाँ पर जो N1 है ये हो जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। इस प्रकार से तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल, इससे आप मान लीजिए V। इसके अलावा निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग लिखते हैं C से, स्मॉल c से, ये इतना हो जाएगा बराबर निर्वात का अपवर्तनांक, तो याद रखिएगा निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, बट्टे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा n। इस प्रकार से इतना हुआ। इसका मतलब ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ से n का मान ज्ञात करें यानी कि अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो ये पलट के इधर आएगा, यानी कि n बराबर हो जाएगा c बट्टे v। इस प्रकार से तो n यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक है, c निर्वात में प्रकाश की चाल है, और v यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस फार्मूले को याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एग्जाम्पल लिया गया कि यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग माध्यम की बात करें तो यहाँ पर माध्यम आपको क्या दिया गया है, जल, यानी कि जल का आपको अपवर्तनांक दिया गया है। तो यहाँ पर n का मान आपको दिया गया है 4/3, और फिर लिखा है यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी कि माध्यम में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि v का मान आपको ज्ञात करना है। अब अगर हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो इसका मान आपको पता होना चाहिए, इसका मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आप लोग याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल का जो मान होता है वो निश्चित होता है, ये कभी नहीं बदलता है। इसका मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जो अभी आपको फार्मूला बताया गया है यानी कि n बराबर C/v, इसमें आप मान रखिए। तो जब इसमें मान रखेंगे तो n का मान हो जाएगा 4/3 बराबर C का मान हो जाएगा 3×10⁸ बट्टे में हो जाएगा v। यहाँ से आपको v का मान निकालना है तो v पलट के इधर आ जाएगा बराबर, और ये संख्या पलट के इधर आएगी तो 3×10⁸ दिया गया है, 3 पलट के ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से, और बट्टे में आ जाएगा 4, यानी कि v बराबर 3 त्रिक्का हो जाएगा 9×10⁸ बट्टे में आ जाएगा 4। इसके बाद v बराबर, अब 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, अब की बार 2 बचेगा तो फिर 4 पंचे 20, यानी कि 2.25 × 10⁸। यहाँ पर हम लोग चाल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए मीटर प्रति सेकेंड, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।